हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त होगी। दोस्तों, आज की आपके सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के क्रम में क्रम संख्या होगा 28। तो चलिए आज के इस सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है वह है संदकफू। संदकफू आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैं कुछ राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी को लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, जो नागालैंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, नागालैंड। तो नागालैंड का जो सबसे ऊंची चोटी होता है वो होता है सारामती। ठीक है, सारामती। अगला है ओडिशा। ओडिशा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है देवमाली। तमिलनाडु तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। अगला जो राज्य है, मैं बात कर लूं गुजरात। गुजरात, तो गुजरात की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है क्या, गिरनार शिखर। गिरनार शिखर, ठीक है। मैं आगे बात कर लूं राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सा है, राजस्थान का गुरु शिखर। कौन सा, गुरु शिखर। मैं आगे बात कर लूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सा है, धूपगढ़। धूपगढ़। झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका क्या है, वो आपका पारसनाथ। पारसनाथ, ठीक है। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आप इन नामों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे कह रहा है, कह रहा है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। ये तो सबको पता है कि H किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि इनमें से कौन भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। तो जो कानून मंत्री बनाए गए हैं वह आपका है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। लेकिन एक बार आप जरूर इस प्रश्न को देख लेंगे, ठीक है। मेरे अनुसार अर्जुन राम मेघवाल होना चाहिए, किंतु एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। जीवाणु रोग नहीं है, तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन सा इसमें नहीं होगा, तो वह होगा आपका प्लेग तो है ही, हैजा है ही, मोतीझरा है ही। कौन नहीं है, तो आपका है जलांतक। जलांतक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो संघ में जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको जो नियम बताया गया है वह आपका विनय पिटक में क्या है, संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को बताता है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, 51A में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल दिखा ना,
हाँ ठीक है, आर्टिकल। भाग कौन सा है, आप मुझे भाग बता दीजिएगा कि किस भाग में आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। और एक बात और, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो उसके बाद से एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कितना में, 1976 में। और सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान के भाग 4A के आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, वह नंबर है 86वां, और कब हुआ था, 2002 में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वह है 11। ठीक है, और 11वां कौन सा जोड़ा गया है, आप हमें बता दीजिएगा। अगला प्रश्न कराए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, केवल बांग्लादेश का ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इन सबको आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो बांग्लादेश का जो आपका आधिकारिक भाषा है वह आपका क्या है, बंगाली। ठीक है, बंगाली। उर्दू किसका है, तो उर्दू आपका है पाकिस्तान का। ठीक है, उर्दू पाकिस्तान का। और एक और अपना पड़ोसी देश नेपाल का तो नेपाली है, ये तो पता होगा आपको। एक और पड़ोसी देश कौन सा, म्यांमार। म्यांमार का आधिकारिक भाषा कौन है, तो वह है बर्मी। ठीक है, बर्मी। चलिए अगला प्रश्न करें कि सिक्किम में लोसर का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह किस कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो वह तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने बदायूं पर कब्जा करने के लिए इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। क्या प्रश्न कह रहा है कि किसने बदायूं पर कब्जा करने के लिए इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। तो वह नियुक्त किया था कौन, ऐबक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष किया गया था। तो वह किया गया था भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कर रहा है कि निम्न में से किसका संबंध तबला से नहीं है। किसका संबंध तबला से नहीं है, तो जो तबला संदीप दास, ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान, शकूर खान का संबंध तबला से नहीं है। ठीक है, शकूर खान का जो संबंध है वो आपके किससे है, वह है सारंगी से। किससे है, सारंगी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। तो महान्यायवादी का जो प्रावधान है किसमें है, आर्टिकल 76 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमन। 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमन जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराए कि प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। वह कौन सा महासागर है। आपसे सिर्फ प्रश्न ये पूछना चाहता है कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन सा महासागर अलग करता है। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर
ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। यानी कि किस शैली का एक जीता जागता उदाहरण, यानी कि किस शैली में वो मंदिर बना है, तो वह किसमें है? जैन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसको किसने बनवाया था, दिलवारा मंदिर को किसने बनवाया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। लेकिन एक बात है, यह दिलवारा मस्जिद राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो किस जिले में है, तो यह सिरोही जिले में है। किस जिले में? सिरोही जिले में। ठीक है, सिरोही जिले में। बात क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को कहा जाता है, यानी कि मछली पालना कौन सा कृषि कहलाता है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कल्चर कहलाता है? अच्छा, लिखा भी है क्या? यहाँ पे लिख भी दिया है। कितना आसान सा प्रश्न हो गया। कौन सा? पीसी कल्चर। कौन सा? पीसी कल्चर। ठीक है, चलिए एक बात मुझे बताइए, ब्यूटी कल्चर क्या होता है? ब्यूटी कल्चर आपको पता होगा। कौन सा? अंगूर खेती। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर किसका होता है? तो केचुआ पालन। बर्मी कल्चर, केचुआ पालन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराए कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो जो शीतकाल ओलंपिक है वह प्रत्येक 4 वर्षों में। शीतकालीन ओलंपिक है या फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, वह सब 4 वर्षों में एक बार उसका आयोजन किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न करा कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहकों के कितने वर्ष का हो जाने के बाद किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो उसका पेंशन रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यानी कि 60 वर्ष के होने के बाद से उसे पेंशन देना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 19 कराए कि निम्न में से कौन सी पादप कोशिका की विशेषता नहीं है? कौन सा पादप कोशिका की विशेषता, पादप कोशिका की एक विशेषता है। पादप कोशिका की विशेषता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 20 करा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। वही संसाधित या फिर परिष्कृत बातें की है। ठीक है, तो वह कौन सा है? वह प्रक्रिया कौन सी है? वल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो गारो जनजाति का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। अगला प्रश्न कराए कि ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है, वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं कौन सी वस्तुएं? पूंजीगत वस्तुएं। अगला प्रश्न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु पर्व किस गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो जो गुरु पर्व है गुरु नानक देव के जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कराए कि स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई है? तो सरोजिनी नायडू को जो उपाधि दी गई है वह कहा जाता है भारत कोकिला। भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू जी को दिया गया है। अगला प्रश्न कराए कि ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे किसने लिखा था? तो जो ऋतु संहार है उसे लिखा था किसने? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है?
तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में जो भारत को रैंक प्राप्त है वह आपका है 161वां। 161वां रैंक प्राप्त है किसको? भारत को। पिछले बार कितना था? पिछले बार 22 वाला 151 था। कितना था? 151 था। कितने देश इसमें शामिल थे? तो इसमें टोटल 180 देश शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए किस वर्ष किया गया था? तो इनको किया गया था 1956 में। हाँ 1956 में इन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और रुक्मणी देवी किस नृत्य की नृत्यांगना है? यह भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम की क्या है? नृत्यांगना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पे होती है। तो वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पे क्या होती है? संकुचित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। यानी कि कौन सी बेरोजगारी है जिसे उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा करने के लिए बनाए रख सकती है? कौन सा होगा? प्राकृतिक बेरोजगारी। यानी कि प्राकृतिक बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? तो वह है आर्य द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सुमेलित नहीं है? कर रहा है कि नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये तो बात सही है कि नोएडा में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सीतापुर प्लाईवुड, ये भी सही है। गोरखपुर खेलकूद नहीं, गोरखपुर खेलकूद का नहीं है। गोरखपुर किसका है? टेराकोटा का है। और खेलकूद बनाने का उद्देश्य कहाँ पे है? मेरठ में। खेलकूद मेरठ में, लेकिन लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 34 अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भीमकुंड स्थित है। जो अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर स्थल है भीमकुंड, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वीणा के रचनाकार हैं। यानी कि वीणा एक कृति है जिसको किसने लिखा था? तो वह लिखा था कौन? सुमित्रानंदन पंत ने। किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ये भी तो उत्तर सबको पता होना चाहिए। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कि महिलाओं के हिंसा के खिलाफ, तो जो मनाया जाता है महिलाओं के हिंसा के खिलाफ उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। 25 नवंबर को ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के 38वें प्रश्नों को हमने अच्छे से देखा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।